गुड मॉर्निंग। नर्वस सिस्टम डिजीज़ कंडीशन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दैट इज़ अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस पेशेंट आज का ये अपना टॉपिक रहेगा। ठीक है। अब अनकॉन्शियस पेशेंट किसको कहते हैं? ठीक है। ये अपनी जैसा आपको पता चल रहा है इसमें अन लग रहा है, आगे अन के आगे क्या है? कॉन्शियसनेस। ठीक है। अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर हो जाती है, उसी को अपन क्या कहते हैं? अनकॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियस पेशेंट। इसमें क्या होता है? अल्ट्रेशन में जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है उसके लिए जो पेशेंट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है। अगर पेशेंट एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? अनकॉन्शियसनेस। और उस पेशेंट को अपन क्या कहेंगे? अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है। अब फर्क ये करना है आपको ये तो हो गया अनकॉन्शियसनेस, दूसरा हो गया कोमा। ठीक है। फर्क है कोमा और अनकॉन्शियसनेस में। ठीक है। अब अनकॉन्शियसनेस का मैं आपको जैसे बता दूं कि कई बार आप खुद जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी चीज़ के लिए अनकॉन्शियस रहते हो। सपोज आप जा रहे हो यहाँ पे रोड क्रॉसिंग कर रहे हो, आप किसी दूसरे विचारों में किसी बातों में खोए हुए हो। ठीक है। या फ़ोन पे लगे हुए हो, आपको नहीं दिख रहा है कि गाड़ी सामने से आ रही है। ठीक है। आप कई बार क्या होता है इस मामले में एक्सीडेंट भी हो जाता है। ठीक है। आप हो सकता है आप रोड क्रॉस भी करो लेकिन निकल भी जाओ, तो उस मामले में आप अनकॉन्शियस रहते हो कि सामने से भी कोई गाड़ी वगैरह भी आ रही है। ठीक है। तो एक शॉर्ट टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। लेकिन कई बार अपन अचानक ये होता है कि भाई हाँ ये गाड़ी मेरे को दिख गई, आप रोड के बीच में हो, आप वापस चले जाते हो। ठीक है। तो पहले आपका माइंड क्या था? अनकॉन्शियस था। उसके बाद में जैसे ही आप कॉन्शियस हुए आप रोड के बीच में खड़े होके वापस आ गए। ठीक है। तो ये हो गया अनकॉन्शियसनेस। दूसरी कंडीशन है अपने पास कोमा। कोमा जो है इसकी क्लिनिकल स्टेज है। किसकी? अनकॉन्शियसनेस की। ठीक है। इसमें भी जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है उसके लिए पेशेंट क्या करता है? रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक है। इसमें लेकिन साथ साथ में इसमें क्या होता है? पेशेंट जो है वो खुद के लिए भी इन्वायरमेंट के साथ साथ में खुद के लिए भी अनअवेयर रहता है। ठीक है। सेल्फ अनअवेयरनेस। सेल्फ अनअवेयरनेस। ठीक है। ये एक क्लिनिकल स्टेज है जिसमें पेशेंट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के साथ साथ में सेल्फ अनअवेयर भी रहता है। और ये जो है वो एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए रहता है, एक लंबे समय तक अगर रहता है तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? कोमा नाम दे दिया। ध्यान रखना है अनकॉन्शियस अलग है, कोमा अलग है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इन्हीं से संबंधित, दैट इज एकाइनेटिक्स। एकाइनेटिक्स। इस एकाइनेटिक्स में क्या होता है? काइनेटिक मतलब जो एनर्जी से संबंधित होता है। ठीक है। मूवमेंट से संबंधित होता है। ए का मतलब एब्सेंट। अगर किसी भी प्रकार के मूवमेंट्स अगर पेशेंट में नहीं हो रहे हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है। अब चाहे वो कंप्लीटली वॉलेंट्री मूवमेंट्स का लॉस हो या पार्शली मूवमेंट्स का लॉस हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? एकाइनेटिक्स। ठीक है। ध्यान रखना आपको तीन आपके पास सिमिलर कंडीशंस आ गई, अनकॉन्शियसनेस, कोमा और एकाइनेटिक्स। अनकॉन्शियसनेस में जैसे मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिया है, वो एग्जांपल आपको सिर्फ समझाने के लिए कि भैया इस प्रकार से अपन अनकॉन्शियस रह सकते हैं सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है। कोमा अगर ये क्लिनिकल स्टेज हो रही है जिसमें बंदा सेल्फ अवेयर नहीं है एक लंबे समय तक, उसको अपन ने कोमा कह दिया। लेकिन उसके वॉलंटरी मूवमेंट्स जो है वो अभी भी इंटैक्ट हैं, अभी भी वो वॉलंटरी मूवमेंट्स कर रहा है।
तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, कोमा। कोमा इन दोनों के बीच की कंडीशन हो गई, ठीक है। अकाइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया, अनरिस्पॉन्सिव तो है ही वो पेशेंट स्टिमुलाई के लिए, लेकिन साथ साथ में क्या कर रहा है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स भी नहीं कर रहा है, इसलिए अपन ने उसको क्या नाम दे दिया, अकाइनेटिक्स नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ टर्मिनोलॉजी जो इससे रिलेटेड हो गए, ठीक है। अब अपन बात करें इसकी इटियोलॉजी की, अनकॉन्शियसनेस ही जो है वो किस कारण से हो सकती है, इसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है। तो इसका पहला अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई स्ट्रक्चरल लीजन अगर रह जाता है, स्ट्रक्चरल लीजन, ठीक है, अपने मिड ब्रेन में, अपने ब्रेन में अगर कोई स्ट्रक्चरल लीजन है तो उसके कारण ये हो सकता है। जैसे कि अपने मिड ब्रेन में हो सकता है, पोन्स में हो सकता है, सेरिबेलम में हो सकता है, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा में हो सकता है, किसी में भी ये हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक रेटिकुलर फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, रेटिकुलर फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, अपने जो अराउजल फंक्शंस हैं उनको क्या करता है, अल्टर करता है, ठीक है, जिसको अपन रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन मतलब एक कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क इन दिस ब्रेन स्टेम विच मॉनिटर द स्टेट ऑफ बॉडी एंड फंक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कारण, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल लीजन हो रहा है। दूसरा कारण इसमें क्या हो सकता है, हेड ट्रॉमा। So we were discussing about etiology of अनकॉन्शियसनेस। पहला अपन ने देख लिया रेटिकुलर फॉर्मेशन, दूसरा अपन ने देखा हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा और इंजरी हो रही है, उसके कारण हो सकता है किसी प्रकार का कोई हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। हेमरेजिक स्ट्रोक के कारण ये हो सकता है, किसी प्रकार की कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकती है। अगर कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है उसके कारण हो सकता है। किसी प्रकार का कोई आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, जैसा मैंने बोला किसी आपका गाड़ी से हो सकता है, किसी बाइक से वगैरह से हो सकता है। किसी प्रकार की कोई फिजिकल असॉल्ट, जैसे लड़ाई झगड़े में फिजिकल असॉल्ट हो जाता है, कोई लाठी वगैरह की लग जाती है, ठीक है, फिजिकल असॉल्ट। इसके अलावा कोई गन शॉट इंजरी हो सकती है, ठीक है, अगर गलती से कोई फायरिंग में चल जाए उसकी वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा किसी प्रकार का कोई कुछ ड्रग्स हैं जिनका ओवरडोज से भी अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, या फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण भी ये हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी साइन एंड सिम्टम्स की। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स जो है वो कोज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार का जो है वो आपको किस कारण से हुआ है। जैसे किसी ट्रॉमेटिक इंजरी के कारण हुआ है या फिर किसी हेमरेज स्ट्रोक के कारण हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसमें जैसे अपने पिपुलरी रिस्पॉन्स में, ठीक है, आई ओपन करने में इसमें चेंजमेंट आपको देखने के मिलेंगे। उसके अलावा पेशेंट के बिहेवियर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। उसके अलावा पेशेंट जो है वो रेस्टलेस की कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो चेंजेस हैं वो चेंजेस आपको वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स में भी देखने को मिलेंगे। पेशेंट का जो है वो बोलने में हो गया या किसी प्रकार का कोई निर्णय लेने की क्षमता होगी वगैरह वगैरह, इनमें सब में मेमोरी वगैरह में आपको डेफिनेटली है वो फ़र्क देखने को मिलेगा। एंजाइटी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं अपन। इन्वेस्टिगेशन आप सब लोगों को पता ही है, आप हेल्थ हिस्ट्री इसमें कर सकते हो, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन आप इसमें कर सकते हो, ठीक है।
न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन मैंने जैसा आपको बताया कर सकते हो इसमें। एक इसमें पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी पीईटी मैंने शुरुआत में आपको पढ़ाया था, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, वो इसमें अपन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सीटी स्कैन कर सकते हो, एमआरआई कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन भी आप इसमें कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो इसके मैनेजमेंट में सबसे पहले अपने को एयरवे का ध्यान देना है भैया। ठीक है, मैनेजमेंट में एयरवे क्लियरेंस का इसमें ध्यान देना है, मेंटेन दी एयरवे ऑफ दी पेशेंट। दूसरा इसमें क्या करना है अपने को, पेशेंट की वाइटल साइंस। ठीक है, जो वाइटल साइंस हैं उनको रेगुलरली अपने को मेजर करना है। ठीक है, तीसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आईवी लाइन इस्टेब्लिश की है पेशेंट को फ्लूइड बैलेंस के लिए तो वो आप आईवी लाइन इसमें पेशेंट को आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, या अगर पहले से आईवी लाइन अपन इस्टेब्लिश कर रखी है तो उसके फ्लूइड बैलेंस को अपने को मेंटेन करना है। ठीक है, अगर कैथेटर है अगर कैथेटर प्रोवाइड करवाया गया है और आईवी लाइन प्रोवाइड करवाई गई है तो अपने को फ्लूइड बैलेंस उन्हीं के द्वारा पेशेंट को मेंटेन करना है। तो ये हो गया इसके मैनेजमेंट के बारे में। अगर बात करें इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की तो इसके नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसके जो बॉडी में पूरा सिस्टम जो है अल्टर्ड हो गया है उसको अपने को कंप्लीट असेसमेंट करना है फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल स्टेट आप इसमें कर सकते हो, साथ में एग्जामिनेशन इसमें कर सकते हो। उसके अलावा आप रिस्पॉन्स जो है पेशेंट का वो देख सकते हो कि कॉन्शियस लेवल किस हद तक जो है वो अल्टर हुआ है। उसके अलावा आप पेशेंट की जो वाइटल साइंस है वो आप आवरली चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो इसके लिए डायग्नोसिस क्या क्या आप डायग्नोसिस इसके लिए ले सकते हो। तो पहला हो गया इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू किससे हो जाएगा, रिलेटेड टू ऑलरेडी पेशेंट जो है वो एयरवे क्लियरेंस के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इनएबिलिटी टू क्लियर रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, क्योंकि मैंने बताया पेशेंट क्या हो रहा है, अनकॉन्शियस पेशेंट हो रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें अगर अपन डायग्नोसिस की बात करें तो रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंसी रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू टेक फ्लूइड। ठीक है, ये आपकी दूसरी होगी। तीसरी अगर मैं बात करूं तो इम्पेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इमोबिलिटी। ठीक है, चौथा इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, पांचवा इसमें क्या हो जाएगा आपका एंजाइटी रिलेटेड टू प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो ये हो गया आपका अनकॉन्शियसनेस के बारे में। नॉर्मली क्वेश्चन जो है इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, कोमा सिर्फ अगर कहीं आपको कोई टर्मिनोलॉजीज में आए, अगर 2-2 नंबर की टर्मिनोलॉजी शॉर्ट नोट में आ रही हैं तो उसमें आपको कोमा या अनकॉन्शियसनेस या काइनेटिक्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं जो अपन ने चर्चा कर ली। इसी के साथ आज की क्लास का समापन होगा। थैंक यू।